Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। जो पाठ्यक्रम मैं लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ उसका शीर्षक है विधिक पद्धति। और इस पाठ्यक्रम में आज जो व्याख्यान लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं उस व्याख्यान का शीर्षक है ग्राम न्यायालय की संकल्पना, कार्य और महत्व। इस व्याख्यान में हम भारत की जो स्वदेशी न्याय प्रणाली की प्रक्रिया है जिसे हम ग्राम न्यायालय के नाम से जानते हैं उसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान का उद्देश्य है भारत के स्वदेशी विधिक व्यवस्था को जानना। क्या हम वास्तव में जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली की व्यवस्था है क्या हम उसी का अनुसरण करते हैं या भारत में इसका कुछ स्वदेशी विधिक व्यवस्था है जिसे हम प्रैक्टिस में लाते हैं, जिसका हम अभ्यास करते हैं। इसके पश्चात इस व्याख्यान में हम ग्रामीण न्याय सुधार हेतु ग्राम पंचायत की संकल्पना का क्या योगदान रहा है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम ग्रामीण न्याय सुधार हेतु न्याय पंचायत की संकल्पना और इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इस व्याख्यान में हम न्याय पंचायत की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे न्याय पंचायत किसी विवाद के निपटारे के लिए अग्रसर होता है और एक प्रक्रिया का पालन करता है। इस व्याख्यान में हम ग्राम न्यायालय की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे और वर्तमान में जो ग्राम न्यायालय की अवधारणा है वो कि उसके क्या अवयव हैं और कैसे यह कार्य करता है और कौन इसके न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम मोबाइल ग्राम न्यायालय की स्थापना और इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे ग्रामीण स्तर पर घर घर न्याय पहुंचाने के एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोबाइल न्यायालय की संकल्पना को यहाँ पर भारत में अंगीकृत किया गया है और इसको लागू किया गया है। तत्पश्चात इस व्याख्यान में हम ग्राम न्यायालय के दीवानी और जो दांडिक आपराधिक क्षेत्राधिकार हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। वह कौन कौन से दीवानी मामले हैं, वह कौन कौन से आपराधिक मामले हैं जिस पर क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय को प्रदान किया गया है। तत्पश्चात हम इस व्याख्यान में ग्राम न्यायालय के न्याय निर्णय की प्रक्रिया को समझेंगे कि वास्तव में ग्राम न्यायालय किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय निर्णय के लिए कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। और अंत में इस व्याख्यान में हम ग्राम न्यायालय में विधिक प्रतिनिधित्व क्या महत्व है या फिर उसकी क्या उपयोगिता है उस पर प्रकाश डालेंगे। जहाँ तक विधिक व्यवस्था की बात है, किसी भी विधिक पद्धति में विधिक व्यवस्था उसका एक मुख्य अवयव है और बिना विधिक व्यवस्था को समझे हम किसी भी राष्ट्र की विधिक पद्धति को नहीं समझ सकते। तो ऐसे में विधिक व्यवस्था को जानना बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक हम जानते हैं कि किसी भी समाज में जो सबसे सर्वोपरि आदर्श होता है वह होता है न्याय, और राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह न्याय प्रदान करने में एक अग्रणी भूमिका निभाए और प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी राष्ट्र का निवासी है उसे न्याय सुलभ हो। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जो हमारी विधिक व्यवस्था है क्या यह विधिक व्यवस्था उस न्याय को घर घर पहुंचाने में, हर व्यक्तियों तक पहुंचाने में सफल रही है या नहीं रही है। ऐसे में जब हम भारतीय विधिक व्यवस्था की बात करते हैं तो भारतीय विधिक व्यवस्था में न्याय और विधि के शासन तक पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षमता होनी आवश्यक है। अगर विधिक व्यवस्था में, भारतीय विधिक व्यवस्था में ऐसी क्षमता नहीं है तो ऐसी विधिक व्यवस्था अपने आप में एक सफल विधिक व्यवस्था नहीं मानी जाएगी। जब हम विधिक व्यवस्था में न्याय निर्णय की व्यवस्था पर आते हैं तो भारत में जो वर्तमान में न्याय निर्णय की व्यवस्था है, जो संभवतः
ब्रिटिश पद्धति से हमने उसका अनुसरण किया हुआ है, उसके बारे में एक सामान्य सी अवधारणा यह है कि भारतीय न्याय प्रणाली में, न्याय निर्णय की व्यवस्था में बैकलॉग और विलंब की एक समस्या रही हुई है। ढेर सारे केसेस पेंडिंग हैं या फिर ढेर सारे केसेस हैं जो एक लंबे समय से न्याय निर्णय के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में सामान्य सा प्रश्न उठता है कि इस समस्या का निदान क्या है। जहाँ तक इस समस्या के निदान की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके, अनेकानेक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके इस विलंब की प्रक्रिया को या फिर न्याय निर्णय में हो रहे बैकलॉग की समस्या से निपटारा पाया जा सकता है। लेकिन इस व्यवस्था के विरुद्ध जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क रखा जाता है, वह यह है कि न्यायिक क्षमता में केवल वृद्धि मात्र से हम न्याय में विलंब या फिर न्याय में देरी को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो विधिक पद्धति है उसे सर्वप्रथम एक स्वदेशी विधिक पद्धति होनी चाहिए, उसे एक स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और यहीं से एक विस्तृत चर्चा प्रारंभ होती है कि क्या भारत में एक स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रक्रिया होनी चाहिए या नहीं। हम सभी जानते हैं कि एक लंबे स्तर तक जो भारतीय विधिक प्रणाली है वह ब्रिटिश शासकों की देन है, और वर्तमान विधिक प्रणाली, भारतीय विधिक प्रणाली ब्रिटिश विधिक प्रणाली की या न्याय निर्णय प्रणाली का ही देन है। ऐसी स्थिति में जब हम स्वदेशी न्याय निर्णय या न्याय प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें जो सर्वप्रथम नाम आता है वह नाम आता है ग्राम पंचायत की संकल्पना का। और इसी संदर्भ में हम ग्राम पंचायत, उसके पश्चात उस संकल्पना में जो परिवर्तन आता है न्याय पंचायत, और अंत में ग्राम न्यायालय की संकल्पना आती है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तर्क यह है कि भारतीय विधिक प्रणाली विदेशी है। यह ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई एक प्रणाली है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक विधिक प्रणाली द्वारा शुरू किया गया था। ऐसे में विवाद समाधान की एक स्वदेशी प्रक्रिया का होना अपरिहार्य है, और इसी के संदर्भ में तर्क ये दिया जाता है कि भारत की जो स्वदेशी विधिक प्रणाली है, जो स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रणाली है, जो ग्राम पंचायत की संकल्पना है, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में जब हम स्वदेशी के विचार पर व्याख्यान देते हैं या फिर इस पे हम तर्क करते हैं, विमर्श करते हैं, तो जो स्वदेशी का विचार है वह भारतीय न्याय निर्णय में समय समय पर अपनी पुरजोर आवाज़ उठाती रही है। अर्थात हमेशा से स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर के भारत में यह एक प्रमुख मुद्दा रहा हुआ है कि क्या भारतीय न्याय निर्णय की प्रक्रिया किसी स्वदेशी मॉडल का अनुसरण करता है या नहीं करता है। और इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। और जहाँ तक हम ग्रामीण स्तर पर न्याय के सुलभ पहुँच की बात करते हैं और उसमें सुधार की बात करते हैं, तो इस स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रक्रिया का जो योगदान है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में स्वदेशी विधिक व्यवस्था, सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में स्वदेशी विधिक व्यवस्था क्या रही है और कैसे यह समय के साथ परिवर्तित होती रही हुई है। भारत में जो पारंपरिक और स्वदेशी विधिक व्यवस्था रही हुई है विवाद के समाधान के लिए, इसको हम न्याय पंचायत के नाम से जानते हैं। न्याय पंचायत भारत की एक स्वदेशी और परंपरागत विवाद निपटारण की एक प्रणाली रही हुई है। भारत में पारंपरिक पंचायत आधारित विवाद समाधान के विचार को औपचारिक विधिक प्रणाली में लाने का प्रयास किया गया है। समय समय पर यह तर्क दिया जाता है कि जो हमारी स्वदेशी प्रणाली है, उस स्वदेशी प्रणाली को हम अपने औपचारिक प्रणाली में लाएं और उसको विवाद के निपटारे में सम्मिलित करके हम स्वदेशी प्रणाली का अनुसरण करें। जहाँ तक हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो अधिकांश जो जनता है, जो भारत के नागरिक हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
और ऐसी स्थिति में ग्राम स्तर तक न्याय की पहुंच को सुलभ कराने के लिए, या फिर आप कहें ग्रामीण क्षेत्र में न्याय की सुधार हेतु जो स्वदेशी प्रणाली है, इसका अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है। और इसी संदर्भ में यह माना जाता है कि जो भारत का स्वदेशी न्याय पंचायत की संकल्पना है या फिर ग्राम पंचायत की संकल्पना है, यह एक विकेंद्रीकृत, सुलभ और विशिष्ट तरीका है जिसके माध्यम से हम विवाद का निपटारा कर सकते हैं। जहाँ तक ग्राम स्तर पर विवाद के निपटारा करने की बात है, तो सामान्य सा तर्क यह दिया जाता है कि जो ग्रामीण सौहार्द का विषय है, उसको बनाए रखने में, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने में ग्रामीण स्तर पर विवाद का निपटारा किया जाना अपरिहार्य है। और जहाँ तक हमारी जो आधुनिक न्याय निर्णय की पद्धति है, वह शहरों तक ही सीमित है, या फिर आप कहिए कि वह शहर के लोगों को उसकी पहुंच सामान्य है, सुगम है, ग्रामीण लोगों के लिए उसकी पहुंच बहुत सुगम नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम न्यायालय की जो संकल्पना है, वह एक स्वदेशी संकल्पना है, न्याय निर्णय की एक संकल्पना है जिसे अपनाए जाने की आवश्यकता है, और जो कि विकेंद्रीकृत की एक विचार पर आधारित है। जब भारत में हम विधिक सुधार के विषय पर चर्चा करते हैं, तो विधिक सुधार को ग्रामीण क्षेत्र में विधिक सुधार के संदर्भ में भी देखा जाता है। ऐसे में जो ग्राम पंचायत की संकल्पना है, यह एक आदर्श पारंपरिक संकल्पना है जिसे अपनाए जाने की आवश्यकता है। और यह ग्राम पंचायत केवल एक संकल्पना नहीं है, बल्कि हमारे लिए जो ब्रिटिश प्रणाली है उसका एक विकल्प भी है। अर्थात इस संकल्पना को हम एक विकल्प के रूप में भी देखते हैं। न्याय पंचायत विवाद समाधान हेतु ग्राम पंचायत के विचार पर आधारित है, और यह एक ठोस अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर विवादों का निपटारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, और न्याय निर्णय में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जब भारत में हम न्यायिक सुधार की बात करते हैं, तो इसमें ग्रामीण न्याय सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, और ग्रामीण न्याय सुधार ग्राम पंचायत स्तर से शुरू होता है। ऐसे में जो भारत में ब्रिटिश विधिक व्यवस्था रही हुई है, और जब संविधान के निर्माण के दौरान इस पे ये चर्चा हो रही थी कि क्या हमारी जो ब्रिटिश विधिक व्यवस्था है उसे लागू करना है, उसे आगे बढ़ाना है, या कोई स्वदेशी विधिक व्यवस्था हमें अनुसरण करना है। तो संविधान सभा के उस बहस के दौरान, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट था, उस दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वदेशी तर्ज पर निर्मित एक विकेंद्रीकृत अनौपचारिक प्रणाली के पक्ष में तर्क दिया जाना चाहिए। अर्थात भारत में एक विकेंद्रीकृत के विचार पर आधारित और अनौपचारिक प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। यह प्रणाली भारत में जो विवाद निपटारण की प्रक्रिया है, इसमें एक अमूल्य योगदान दे सकते हैं, और इसके माध्यम से न्यायिक प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। लेकिन संविधान सभा में इस विषय पर बहुत आम सहमति नहीं बन पाई थी, और संविधान सभा ने जो उस समय की वर्तमान ब्रिटिश पद्धति थी, ब्रिटिश व्यवस्था थी, उसी को अपनाए जाने के पक्ष में अपना अनुमति दिया। और इस तरह से जो ये विचार था कि एक स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रणाली भारत में अपनाई जानी चाहिए, वो वहीं पर एक रुक जाती है, उस पर आगे चर्चा नहीं होती है। इसके पश्चात भारत का संविधान जब लागू होता है, तो हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के अधीन जो न्यायिक प्रणाली है, उसमें न्यायालयों की एक विस्तृत श्रृंखला दी गई है, और उनका एक निश्चित पदानुक्रम दिया गया है, और उसी निश्चित श्रृंखला और पदानुक्रम का अनुसरण किया जाता है विवादों के निपटारण में। उसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर जिला न्यायालय की संकल्पना है। लेकिन जब हम स्वदेशी विवाद समाधान की प्रणाली पर
केंद्रित करते हैं तो यह पाते हैं कि जो ये मुद्दा है, जो यह विषय है कि क्या भारत में एक स्वदेशी प्रणाली होनी चाहिए, न्याय निर्णय के लिए एक स्वदेशी प्रणाली का अनुसरण किया जाना चाहिए, ये मरती नहीं है। अर्थात समय-समय पर यह आवाज़ उठता रहता है कि भारत में एक स्वदेशी प्रणाली का अनुसरण किया जाना चाहिए। वैसे भी किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी समाज के संदर्भ में उस समाज में उत्पन्न होने वाले विवादों की प्रकृति और उसके अन्य कारकों को ध्यान में रख करके विधिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। किसी एक राष्ट्र में विकसित हुई विधिक व्यवस्था किसी अन्य राष्ट्र के लिए विधिक व्यवस्था के रूप में अंगीकृत किया जाना एक भूल हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग समाजों में विवाद की प्रकृति, विवाद का कारण अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में यह आवाज़ हमेशा ही एक मुखर रूप में सामने आता रहा है कि क्या भारत में एक स्वदेशी विधिक प्रणाली होना चाहिए या नहीं। ऐसे में जब हम ब्रिटिश प्रणाली की बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वो कॉमन लॉ की व्यवस्था पर आधारित है, जहाँ पर प्रतिकूल मुकदमेबाजी का वर्चस्व है। प्रतिकूल मुकदमेबाजी में ब्रिटिश जो व्यवस्था है वह यह जोर देता है कि जो सुलह की प्रक्रिया है वो अनुपयुक्त है। अर्थात जो प्रतिकूल मुकदमेबाजी की प्रक्रिया है उसमें सुलह पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि जो भारत की स्वदेशी विधिक व्यवस्था है, विधिक प्रणाली है, उसमें यह प्रयास किया जाता है कि सुलह के माध्यम से विवाद का निपटारा किया जाए। वैसे भी जब कोई विवाद सुलह के माध्यम से उसका निपटारा किया जाता है तो ऐसे में पक्षकारों का उसमें आम सहमति होती है और वह निर्णय किसी के प्रतिकूल नहीं होता है, और ऐसे में जो न्याय निर्णय को लागू रखने या फिर अपील में जाने का प्रावधान होता है उसका जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें सुलह की प्रक्रिया पर केंद्रित करना चाहिए, और माना भी जाता है कि जो सुलह की प्रक्रिया के द्वारा विवाद का निपटारा किया जाता है वह एक अच्छा विवाद निपटारण होता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों पक्षकार, विवाद के दोनों पक्षकार सहमत होते हैं। ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत की, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की संकल्पना प्राचीन भारत में कौन सी संकल्पना रही हुई है और कैसे यह एक स्वदेशी संकल्पना का रूप लेती है, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे, और फिर समय के साथ इसमें कैसे परिवर्तन आता है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में जो पहली संकल्पना है वह ग्राम पंचायत की संकल्पना है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर हर गांव में पंच की एक व्यवस्था होती थी, जिसमें 5 सदस्य जो उस गांव के सम्मानित सदस्य होते थे, उनके द्वारा किसी विवाद में, किसी मामले में न्याय का निर्णय किया जाता था, और सभी लोग, सभी पक्षकार उस न्याय निर्णय को बहुत सहर्ष स्वीकार करते थे, उसे मानते थे। और जो पंच थे उनका एक अपना महत्व होता था और उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो जो ग्राम पंचायत की संकल्पना है, ग्राम पंचायत को भारतीय समाज में विवाद समाधान के आदर्श एवं स्वदेशी रूप में लागू किया जाता है। यह माना जाता है कि जो ग्राम पंचायत की संकल्पना है यह एक आदर्श संकल्पना रही हुई है। प्राचीन समय से ही इस ग्राम पंचायत की संकल्पना को भारत में लागू किया जाता रहा। वर्तमान समय में भी हम ग्राम पंचायत की संकल्पना को देखते हैं। गाँव में जब विवाद होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस विवाद को लेकर के पक्षकार जो औपचारिक न्यायालय हैं उसके समक्ष जाएं और एक लंबे समय तक उस प्रक्रिया को फॉलो करके, उस प्रक्रिया का अनुसरण करके वो फिर विवाद का निपटारा करें। ऐसे में वह ग्राम स्तर पर पंचों के बीच में बैठ कर के पंचों के समक्ष अपनी समस्या का निवारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जो ग्राम पंचायत की प्राचीन और आदर्श संकल्पना रही हुई है उसका आधुनिक भारत में क्या महत्व है,
क्या इसे फिर से अपनाए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि संविधान के निर्माण के समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हो रहा था, जब महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत में जो विधिक प्रणाली है, जो न्याय निर्णय की प्रणाली है, वह एक स्वदेशी प्रणाली होनी चाहिए, जिसमें परंपरागत सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए और जो विकेंद्रीकृत के विचार पर आधारित होना चाहिए, उसको नकार दिया गया था और उस समय की जो ब्रिटिश पद्धति थी, उसे स्वीकार किया गया था। तो ऐसे में यह बार-बार प्रश्न उठता है कि वह जो प्राचीन व्यवस्था रही हुई है भारत में, उसकी क्या उपयोगिता है? और इस संदर्भ में हमारे समक्ष जो संदर्भ है, वह है भारतीय विधि आयोग। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में 1958 में यह माना कि ग्राम पंचायत प्राचीन साहित्य और बाद के ऐतिहासिक विवरणों से भरपूर है। अर्थात जब विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग जब यह प्रश्न डिस्कस कर रहा था, जब इस प्रश्न को देख रहा था कि क्या भारत में न्यायिक सुधार का एक पहलू ग्राम न्यायालय हो सकता है, उस समय 1958 में भारतीय विधि आयोग ने यह माना कि जो ग्राम पंचायत की संकल्पना रही हुई है, ग्राम पंचायत की संकल्पना से संबंधित ढेर सारे संदर्भ उपस्थित हैं और साथ ही साथ ऐसी जो पंचायत की संकल्पना है, वह ऐतिहासिक विवरणों से भरपूर रही हुई है। ऐसे में भारतीय विधि आयोग ने ग्राम पंचायत की जो ये संकल्पना है, इसे लागू किए जाने के पक्ष में अपना एक प्रस्ताव भारत सरकार को दिया। भारतीय विधि आयोग ने कहा कि ग्राम पंचायत जो स्वयं ग्रामीणों द्वारा बनाई जाती है, ऐसे में ग्रामीणों द्वारा अपने लिए बनाई गई एक व्यवस्था और उस व्यवस्था के माध्यम से आपसी विवाद का निपटारा किया जाना एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ भारतीय विधि आयोग ने यह भी कहा कि यह ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ एक संगठन है, ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ एक संगठन है जिसका सम्मान किया जाता था, प्राचीन समय से ही सम्मान किया जाता था और जिनके निर्णय को ग्रामीण बिना शर्त आज्ञा पालन के आदी थे। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत ग्रामीणों द्वारा बनाया गया अपना अपनी एक संस्था है और इस पंचायत में जो उस ग्राम पंचायत के पंच होते हैं, उनके द्वारा न्याय निर्णय किया जाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पंच होते हैं, उनके न्याय निर्णय को ग्रामीण सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो ऐसे में आप यह पाते हैं कि इस स्वदेशी प्रणाली में जो प्रतिकूल न्याय निर्णय की संकल्पना कॉमन लॉ विधिक व्यवस्था में रही हुई है, वह यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अर्थात यहाँ पर स्वदेशी प्रणाली में जो विवाद का निपटारा किया जा रहा है, उसका जो ध्येय है वह है सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद का निपटारा किया जाना। अगर 2 पक्षों के बीच में, 2 पक्षकारों के बीच में विवाद है, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि विवाद के निपटारा करने के बाद भी वे आपस में दुश्मन बने रहें, आपस में एक दूसरे के प्रति आक्षेप और प्रत्याक्षेप लगाते रहें। आवश्यकता यह है कि विवाद का निपटारा होने के पश्चात उन दोनों पक्षकारों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे। ऐसे में जो स्वदेशी प्रणाली है, जिसे हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि जो ग्राम पंचायत की संकल्पना है, इस संकल्पना में ग्रामीण खुद अपने आप ग्रामीण विवादों के निपटारा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अर्थात वहाँ पर जो राज्य है या फिर जो औपचारिक न्याय निर्णय की प्रक्रिया या उसका संगठनात्मक स्वरूप है, उसके उपयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा खुद मामले का निपटारा किया जाएगा।
ऐसे में यह माना जाता है कि जो ग्राम पंचायत की संकल्पना है, यह संकल्पना ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण का दूसरे ग्रामीण के बीच के साथ जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उस विवाद के एक साधारण निपटारा करने की प्रक्रिया को अनुसरण करता है और उसको फॉलो करता है। इसके पश्चात जब हम ग्राम पंचायत की संकल्पना की बात करते हैं, जो कि प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में विद्यमान रही हुई है, तो ग्राम पंचायत की जो संकल्पना है वह सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद के निपटारा करने की प्रक्रिया का पालन करता है। इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण सौहार्द है वो सौहार्द ना बिगड़े और आपसी सौहार्द बना रहे, जिससे कि ग्रामीण जो शांति व्यवस्था है वो ना बिगड़े। ऐसे में जब हम भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं तो भारतीय विधि आयोग में जो संदर्भ मिलता है वह यह कहता है कि ग्राम पंचायत के कार्य का वर्णन पहले के नौकरशाही विवरणों में पर्याप्त रूप से मिलता है। अर्थात जब हम ब्रिटिश काल की बात करें, जिस दौरान ब्रिटिश शासक भारत में शासन कर रहे थे, उस काल में भी जो शासन पद्धति थी, उस शासन पद्धति में ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पर दो संदर्भ हमारे पास हैं। पहला है विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग, जो कि 1907 में बना था, और विकेंद्रीकरण पर इस शाही आयोग में छोटे नागरिक और आपराधिक मामलों में प्रशासनिक शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के साथ ग्राम पंचायतों के गठन, विकास और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इस शाही आयोग में, जिसको हम रॉयल कमीशन कहते हैं, इस रॉयल कमीशन में 1907 में ग्राम पंचायत के महत्व, उसके कार्यपद्धति और उसके गठन पर प्रकाश डाला गया था। तो इस तरह से ब्रिटिश काल में भी जो भारत की स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रक्रिया थी, उस पर एक महत्व दिया गया था, उस पर एक प्रकाश डाला गया था और उसे उपयोग में लाया गया था। इसके पश्चात 1924-25 में एक और समिति बनी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश शासक के द्वारा, जिसे हम सिविल न्याय समिति के नाम से जानते हैं, और इसका एक नाम रैंकिन समिति भी है। और इस समिति ने ग्राम पंचायतों के अस्तित्व पर चर्चा की है, विस्तृत चर्चा की हुई है। और इस समिति ने ग्राम पंचायतों को दीवानी और आपराधिक विवादों में क्षेत्राधिकार प्रदान करने की सिफारिश की थी। अर्थात इस समिति का यह मानना था कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत को दीवानी मामलों में और साथ ही साथ आपराधिक मामलों में क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, और ग्रामीण स्तर पर जो विवाद का निपटारा किया जाना है वह इस ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि ग्राम पंचायत समाज को स्वाभाविक रूप से शांतिपूर्ण, समान व्यक्तियों से बना हुआ मानता है, जो केवल विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है कि जो ग्रामीण सौहार्द है वो ग्रामीण सौहार्द न बिगड़े, और उसके लिए ग्राम पंचायत को हम उपयोग में लाएं और उसके द्वारा विवादों का निपटारा करें। जहाँ तक ग्राम पंचायत की संकल्पना है, ग्राम पंचायत की संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जिस पे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या उसके गठन से संबंधित, उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित, उसकी स्थापना से संबंधित कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिलता है। यही ग्राम पंचायत आगे चल करके एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम न्याय पंचायत कहते हैं। और न्याय पंचायत यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस पंचायत का उद्देश्य होगा न्याय निर्णय के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करना। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि किसी भी समाज के लिए न्याय की जो संकल्पना है, न्याय का जो आदर्श है, वह एक सर्वोच्च आदर्श है। ऐसे में ये जो न्याय की संकल्पना है, उसे लागू करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए ग्रामीण स्तर पर न्याय करने की आवश्यकता है, ग्रामीण स्तर पर न्याय को पहुंचाने की आवश्यकता है। इसके लिए
भारत में सर्वप्रथम जो विधिक प्रयास किए गए हैं, जिसके माध्यम से एक एक सांविधिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है, वह प्रयास 1888 में किया गया था, जब मद्रास में ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1888 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के माध्यम से पहली बार न्याय पंचायत की स्थापना की व्यवस्था की गई। अर्थात अगर हम ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पर यहाँ पर एक छोटी सी तुलना करें, तो न्याय पंचायत के लिए एक विधिक उपबंध किया गया था और उस विधिक उपबंध के माध्यम से न्याय पंचायत की स्थापना की गई और यह पहली बार ग्राम न्यायालय अधिनियम 1888 के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन में किया जाता है। इसके विपरीत जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत की स्थापना का कोई विधिक उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कोई विधिक, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं कि उद्देश्य वही है, सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद का निपटारा किया जाना। बस यहाँ पर नाम जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ग्राम पंचायत से न्याय पंचायत का नाम दिया जा रहा है। जब मद्रास में पहली बार न्याय पंचायत की स्थापना की गई तो ऐसे न्याय पंचायत को जो क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया, जिन जिन मामलों पर इस न्याय पंचायत को क्षेत्राधिकार होगा, वे हैं अनुबंध पर देय धन के लिए दावा। अगर किसी ने किसी व्यक्ति को संविदा के अधीन किसी अनुबंध के अधीन कोई धन प्रदान किया हुआ है और उस धन की वापसी के लिए वह दावा करता है, तो ऐसे दावा के लिए यह मामला एक उपयुक्त मामला है जो न्याय पंचायत को संदर्भित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चल संपत्ति की वसूली के लिए दावा, अगर कोई चल संपत्ति किसी दूसरे के कब्जे में है तो उसे प्राप्त करने का जो दावा है वो इसके क्षेत्राधिकार में आता था। और साथ ही साथ गलत तरीके से चल संपत्ति हड़पने के मुआवजे के लिए जो दावा है वह भी न्याय पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन आता। साथ ही साथ अगर मवेशियों के द्वारा अतिक्रमण होता है और उसके द्वारा क्षति होती है चल संपत्ति या चल संपत्ति को, तो ऐसी क्षति की आपूर्ति के लिए भी जो दावा था उस दावे को न्याय पंचायत के क्षेत्राधिकार के अधीन माना गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया कि ग्राम पंचायत के बाद जो संकल्पना न्याय पंचायत की आती है उसका क्या क्षेत्राधिकार होगा। प्रारंभ में जब ग्राम पंचायत की संकल्पना थी तो ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार क्या होगा या फिर इसका गठन क्या होगा, इस पे कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता था, केवल ये एक परंपरा के रूप में उपस्थित थी। लेकिन जब ग्राम न्यायालय अधिनियम के द्वारा न्याय पंचायत की स्थापना होती है तो न्याय पंचायत की स्थापना से लेकर के इसके क्षेत्राधिकार से संबंधित जो मामले हैं उसका निर्धारण इस अधिनियम के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि जो न्याय पंचायत स्थापित किया जाता है, इस न्याय पंचायत को अचल संपत्ति से संबंधित जो मुकदमे होंगे वह इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। अर्थात अचल संपत्ति से संबंधित जो भी विवाद होंगे उस विवाद के लिए जो औपचारिक न्याय निर्णय की प्रणाली है हमें उसको पालन करने की आवश्यकता थी और अचल संपत्ति के संबंध में न्याय पंचायत को क्षेत्राधिकार नहीं दिया गया था। इसके पश्चात न्याय पंचायत के सदस्यों की नियुक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से किया जाता था। अर्थात यह एक व्यवस्था विकसित की गई थी कि किसी भी न्याय पंचायत का सदस्य कौन होगा। मनमाने ढंग से न्याय पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता। न्याय पंचायत का सदस्य होने के लिए चुनाव की प्रक्रिया का पालन किया जाता था और उसके माध्यम से न्याय पंचायत का सदस्य चुना जाता था। साथ ही साथ प्रत्येक न्याय पंचायत आमतौर पर गांव के एक समूह, जिसे 7 या 10 गांवों के समूह के रूप में दिखाया गया है, के लिए स्थापित की जाती थी। अर्थात जो न्याय पंचायत था वह ग्रामीण स्तर पर तो था लेकिन हर ग्राम के लिए नहीं था, हर गांव के लिए नहीं था। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाती थी।
अगर हम न्याय पंचायत के इस संकल्पना की बात करें तो इस अधिनियम के आने के पश्चात न्याय पंचायत का जो गठन किया गया, न्याय पंचायत पूर्ण रूप से जो ग्राम पंचायत की संकल्पना थी, उसके जो आदर्श थे, उसके जो उद्देश्य थे, उन्हीं का अनुसरण करती है। न्याय पंचायत की कोई सख्त प्रक्रिया नहीं है। इसमें निर्वाचित निर्णायक होते थे और भौगोलिक रूप से ग्राम स्तर पर स्थित होता था। जहाँ तक हम प्रक्रिया की बात करें, वर्तमान समय में जब हम औपचारिक न्याय निर्णय की प्रक्रिया को देखते हैं, तो उसमें दीवानी मामलों में और आपराधिक मामलों में एक सुनिश्चित न्याय निर्णय की प्रक्रिया दी हुई है और उस प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक। लेकिन जब हम ग्राम न्यायालय की बात करते हैं, तो ग्राम न्यायालय ऐसा कोई औपचारिक प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, ऐसी आवश्यकता नहीं थी। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि न्याय पंचायत विवादों के निपटारन के लिए जो पारंपरिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करेगा। यहाँ पर पारंपरिक प्रक्रिया से तात्पर्य है एक सुलह की प्रक्रिया का पालन किया जाना। विवाद के जो पक्षकार हैं, उनकी आम सहमति से सुलह पर पहुंचना, उनकी आम सहमति से उस विवाद का निपटारा किया जाना, एक सर्वोच्च प्रकृति का निपटारा किया जाना होता है, जहां पर कोई द्वेष नहीं होता है और जहां पर कोई सौहार्द है वो नहीं बिगड़ता है। तो ऐसे में पारंपरिक प्रक्रिया के पालन किए जाने पर जोर दिया गया था। साथ ही साथ न्याय पंचायत में एक जो पारंपरिक रूप से जो एक विकसित प्रणाली थी, वह यह थी कि निर्णायकों द्वारा जो निर्णय दिया जाता था, आम तौर पर उसका सम्मान किया जाता था और निर्णयों को महत्व दिया जाता था और उनका पालन किया जाता था। अर्थात जो विवाद के पक्षकार होते थे, उनका जो न्याय पंचायत जिसका गठन इस अधिनियम के तहत किया गया था, चुनाव की प्रक्रिया का पालन करके किया गया था, उसमें एक अटूट विश्वास था और न्याय पंचायत के द्वारा दिया गया जो निर्णय था, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाता था विवाद के पक्षकारों के द्वारा। इस संस्था में भारत में स्वदेशी विवाद समाधान की आवश्यकताएं, विशेषताएं शामिल हैं। तो अर्थात जो ग्राम पंचायत की संकल्पना थी, उसी संकल्पना को बाद में न्याय पंचायत की संकल्पना के रूप से जाना जाता है। इस न्याय पंचायत की संकल्पना को भी भारत में एक स्वदेशी न्याय निर्णय की संकल्पना, न्याय निर्णय की प्रक्रिया की संकल्पना का दर्जा प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो यह न्याय पंचायत है, क्या यह अपने उद्देश्यों में सफल रहा हुआ है? अगर यह अपने उद्देश्यों में सफल रहा हुआ है, तो फिर न्याय निर्णय में इसका ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात एक तरफ तो न्याय पंचायतों के साथ समस्या यह थी कि उनके लिए कोई निश्चित प्रकृति नहीं थी, प्रक्रिया नहीं थी जिसका वो पालन करेंगे, और साथ ही साथ जो न्यायिक प्रणाली में उनकी भूमिका थी, उस पर संदेह किया जाता था, क्योंकि इसके समानांतर जो ब्रिटिश न्याय निर्णय की पद्धति थी, वह भी एक सुनिश्चित तरीके से विकसित हो रहा था। तो ऐसे में प्रश्न यह उठने लगा कि जो यह न्याय पंचायत की संकल्पना है, न्याय निर्णय में इसकी क्या उपयोगिता है और यह कहाँ तक सफल रहा हुआ है। अगर हम मामलों पर ध्यान दें तो 1970 तक कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों ने काम करना बंद कर दिया, या उनके काम करने के लिए जो विवाद आते थे वो बहुत कम हो गए। और इसके लिए अगर हम संदर्भ दें तो उत्तर प्रदेश राज्य का संदर्भ हमारे पास है, जहाँ पर 1960 में न्याय पंचायत स्तर पर लगभग 91,107 मामले लंबित थे। लेकिन 1970 आते आते लगभग 10 सालों में यह जो मामले थे, इनकी संख्या में भारी गिरावट हुआ और इनकी संख्या हो गए 35,865। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर न्याय पंचायत, जो कि यह एक स्वदेशी
संकल्पना है जो कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक पारंपरिक संकल्पना के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि फिर जो ग्रामीण हैं जिनके विवाद उत्पन्न हो रहे हैं वह न्याय पंचायत के समक्ष क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर अपने मामलों को लेकर के वह औपचारिक न्याय निर्णय की व्यवस्था का पालन क्यों कर रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता के पश्चात जब भारतीय संविधान लागू होता है और उस संविधान के माध्यम से न्याय निर्णय की एक सुनिश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें न्यायालयों का एक सुनिश्चित पदानुक्रम है, जिसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय आदि सम्मिलित हैं। तो ऐसे में सामान्य सी बात है कि लोगों का जो रुचि है, जो पक्षकारों की रुचि है, वह जो व्यवस्थित न्याय प्रणाली है उसमें ज़्यादा होगा, और इस तरह से जो न्याय पंचायत की संकल्पना है वह एक मरती हुई संकल्पना प्रतीत होती है। यहाँ तक कि न्याय पंचायत की भूमिका में उसके निर्वहन में, दायित्व के निर्वहन में आई कमी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों ने, बड़े राज्यों ने अपने यहाँ यह सिफारिश दिया कि हम न्याय पंचायत की संकल्पना को समाप्त करते हैं। अर्थात 1970 का दशक वह दशक है जहाँ पर उस स्वदेशी संकल्पना का एक मृत होना पाया जाता है, या फिर स्वदेशी संकल्पना उपयोग में नहीं लाई जाती है। और इसका केवल और केवल एकमात्र कारण है एक औपचारिक व्यवस्था का विकसित होना। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी औपचारिक विधिक व्यवस्था है, जहाँ पर न्याय निर्णय की पद्धति है, वह प्रतिकूल मुकदमेबाजी की व्यवस्था पर आधारित है। दूसरी तरफ जब हम स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रक्रिया को देखते हैं तो यह एक सुलह की प्रक्रिया पर आधारित है। तो ऐसे में यह सर्वविदित है कि सुलह की प्रक्रिया पर आधारित न्याय निर्णय की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। लेकिन समय के साथ न्याय पंचायत की संकल्पना का जो महत्व है वो कम होता चला जाता है। और महाराष्ट्र राज्य और राजस्थान राज्यों ने जो सिफारिश किए थे कि न्याय पंचायत का जो उपबंध है उसे ख़त्म किया जाए, उसका दो कारण था। एक कि इनके पास अनुदान की समस्या है। ऐसी संस्थाएं जो न्याय पंचायत की संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं वह कैसे कार्य करेंगी, उनके लिए जो अनुदान की व्यवस्था है वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको समाप्त किया जाए। और दूसरा प्रमुख कारण था, वह कारण था क्षेत्राधिकार का अतिव्यापी होना। जब भी हम न्याय निर्णय में किसी संस्था का गठन करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस संस्था का क्षेत्राधिकार क्या होगा, कौन कौन से मामले उसके क्षेत्राधिकार में आएंगे और कौन से मामले उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। और यह स्पष्टता न्याय पंचायत की संकल्पना में नहीं है। इसके बाद निर्णायकों द्वारा मूल विधियों का पालन करने की आवश्यकता भी एक कारण है। विधियों के विकास के साथ साथ स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत में विधियां विकसित होती हैं तो ऐसे में आवश्यकता यह हो जाती है कि जो सामान्य विधियां हैं उन विधियों का न्याय पंचायत स्तर पर पालन किया जाना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि न्याय पंचायत के जो सदस्य हैं, क्या उन्हें विधियों की जानकारी है? क्या वह पढ़े लिखे लोग हैं जो उस समय की विकसित विधियों की पर्याप्त जानकारी रखते हैं और वह उन विधियों की में जो सम्मिलित सिद्धांत हैं उनका पालन कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में एक प्रतिकूल समय आता है जब न्याय पंचायत या कहें पूर्व का जो ग्राम पंचायत है वो अपना दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम फिर से जब न्यायिक सुधार की बात करते हैं, जब भारत में न्यायिक सुधार के पहलू को देखते हैं तो ग्राम पंचायत का अनुभव भारत में ग्रामीण न्याय सुधार के डिज़ाइन के लिए, उसके एक प्रारूप के लिए एक मूल्यवान सबक रखता है। क्योंकि जब भी आप न्यायिक सुधार की बात करेंगे तो ग्रामीण न्यायिक सुधार उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, और ऐसे ग्रामीण न्यायिक सुधार में ग्राम पंचायत की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
न्याय पंचायत की विफलता से पता चलता है कि विवाद समाधान की जो स्वदेशी प्रक्रिया है और उसकी तरफ जो लौटने स्वदेशी प्रक्रिया को का पालन करने का जो मांग है वो बहुत फलदायी नहीं रहा हुआ है। और यहाँ से एक दूसरे चरण की शुरुआत होती है जब वैधानिक रूप से ग्रामीण स्तर पर स्वदेशी न्याय निर्णय की प्रक्रिया को लागू करने का भारत में प्रयास किया जाता है। ग्राम न्यायालय की अवधारणा, ग्राम पंचायत की अवधारणा, उसके पश्चात न्याय पंचायत की अवधारणा और अब बारी आती है ग्राम न्यायालय की अवधारणा। ग्राम न्यायालय की अवधारणा एक आधुनिक सांविधिक अवधारणा है जिसको विधि के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है, लागू किया गया है। और सामान्यतः यह माना जाता है कि ग्राम न्यायालय की जो ये संकल्पना है, भारत की जो स्वदेशी और पारंपरिक संकल्पना रही हुई है, जिसे हम ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के रूप में जानते हैं, उसी का एक रूप है जिसे सांविधिक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगर हम भारत में न्यायिक सुधार की बात करें तो इसमें भारतीय विधि आयोग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। समय समय पर भारतीय विधि आयोग अपनी अनुशंसा प्रदान करती रहती है और भारतीय विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में 1986 में ग्राम न्यायालय के वैधानिक स्थापना का सुझाव देता है। अर्थात जो भारतीय विधि आयोग है, भारतीय विधि आयोग फिर से यह मानता है कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना किया जाना आवश्यक है। और इसका कारण यह है कि जब हम अपने औपचारिक न्याय निर्णय की व्यवस्था को देखते हैं, जिसमें हम उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय को पाते हैं, तो इसमें वादों का लंबित होना एक सामान्य सा कारक बन गया है। आज के समय में 5 करोड़ से ज़्यादा जो मामले हैं वो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में लंबित हैं। तो ऐसे में जब आप न्याय के आदर्श की बात करते हैं तो यह आदर्श का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। अर्थात जो न्याय निर्णय है वो शीघ्र हो और न्याय की जो पहुँच है वो भी सुलभ होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विधि आयोग ने 1986 में अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय के वैधानिक स्थापना का सुझाव देता है। और यहाँ पर 2 सुझाव हैं जो महत्वपूर्ण हैं। भारतीय विधि आयोग ने यह सुझाव दिया कि भारतीय विधिक प्रणाली की जो विदेशी प्रकृति है, इसकी सबसे बड़ी कमियों में से एक है। अर्थात जो भारतीय विधिक प्रणाली है, भारतीय विधिक प्रणाली में जो भारतीय विधिक व्यवस्था है, जो स्वदेशी व्यवस्था है, इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। कहीं यह तो नहीं माना जाता है कि भारत में जो यह अनेक मामले लंबित हैं, लंबे समय से विचाराधीन हैं, उसका कारण यह है कि हमने एक विदेशी विधिक व्यवस्था का अनुसरण किया हुआ है। और दूसरा सुझाव जो भारतीय विधि आयोग ने दिया वह यह है कि भारतीय विधि आयोग के रिपोर्ट का प्रमुख जोर सहभागी न्याय के विचार पर था और इसने सरलीकृत प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा। अर्थात जो मामले का निपटारा किया जाना है और बहुत तीव्र गति से निपटारा किया जाना चाहिए, बहुत शीघ्र तरीके से उसका निपटारा किया जाना चाहिए और साथ ही साथ इसमें पक्षकारों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आयोग ने ग्रामीण न्यायालय के मॉडल पर निर्णय लिया जिसमें 3 सदस्यीय पैनल होगा, जिसका नेतृत्व एक न्यायिक रूप से प्रशिक्षित अधिकारी और 2 आम न्यायाधीश करेंगे। अर्थात ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाएगी और उस ग्राम न्यायालय में एक प्रशिक्षित और शिक्षित न्यायाधीश की भूमिका में रखा जाएगा। आयोग ने प्रस्तावित ग्राम न्यायालयों के लिए आर्थिक सीमा निर्दिष्ट करने से इनकार कर दिया।
आयोग का यह कहना था कि राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्राधिकार में जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है उसको चिन्हित कर सकती हैं, उस पे नियम बना सकती हैं। और अंत में इस ग्राम न्यायालय के संदर्भ में भारतीय विधि आयोग ने यह सिफारिश दिया कि ग्राम न्यायालय व्यक्तिगत विवादों के स्थलों की यात्रा करेगा, अर्थात मोबाइल न्यायालय की संकल्पना यहाँ पर जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीण स्तर पर मोबाइल न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से न्यायालय खुद चल करके ग्रामीण स्तर पर दरवाजे पर पहुंचेगा और न्याय सुलभ कराएगा। ऐसे में भारतीय विधि आयोग की अनुशंसा पर आधारित भारतीय सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पास किया, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को उनके दरवाजे तक न्याय की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना करना। जाहिर सी बात है कि एक ग्रामीण जो एक दूर दराज क्षेत्र में रहता है, वह उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में न पहुंच पाए या जिला न्यायालय में न पहुंच पाए, ऐसे में उसे न्याय सुलभ कराने के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना अपरिहार्य है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 5 में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की बात की गई और यहाँ पर राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत के लिए एक या एक से अधिक ग्राम न्यायालय या मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के एक समूह के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान बनाता है। राज्य सरकार उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं निर्दिष्ट करेगी जिस तक ग्राम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विस्तारित होगा, अर्थात इस अधिनियम के द्वारा जो ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाता है, इसकी जो क्षेत्राधिकार है उसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा रहा है। और साथ ही साथ ग्राम न्यायालय उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के तहत स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त होगा, अर्थात जो ग्राम न्यायालय की संकल्पना है इसको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। विकल्प का तात्पर्य यहाँ पर जो अन्य न्यायालय स्थापित की गई हैं, जो संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्थापित की हैं, उसके अतिरिक्त ये न्यायालय होंगे और इनके द्वारा व्यक्तिगत विवादों का निपटारा किया जाएगा। अगर हम वर्तमान ग्राम न्यायालय की संकल्पना को देखें तो यहाँ पर न्यायाधिकारी की नियुक्ति की जाती है धारा 5 के तहत। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगा और धारा 6 के अनुसार ऐसा न्यायाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता है, तभी उसे ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी नियुक्त किया जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर यह आवश्यक हो गया कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम न्यायालय गठित किया गया है या किया जा रहा है, उस ग्रामीण न्यायालय में भी जो न्यायाधीश होंगे उनके पास एक न्यूनतम योग्यता होनी आवश्यक है। और साथ ही साथ जो प्रत्येक ग्राम न्यायालय है, प्रत्येक ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उस मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर स्थित होगा जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित है या ऐसे अन्य स्थान पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है। इसके साथ ही जब हम मोबाइल न्यायालय की संकल्पना को देखते हैं, जो कि भारतीय विधि आयोग की अनुशंसा पर आधारित है, तो न्यायाधिकारी गांव में मोबाइल न्यायालय आयोजित करेंगे और उसकी कार्यवाही का संचालन करेंगे। न्यायाधिकारी समय समय पर गांव का दौरा करेगा और उस स्थान के नज़दीक किसी भी स्थान पर मुकदमा या कार्यवाही करेगा जहां पक्षकार आमतौर पर रहते हैं या जहां कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ है, अर्थात न्यायालय खुद चल करके ग्रामीण के दरवाजे तक पहुंचता है। यदि ग्राम न्यायालय अपने मुख्यालय के बाहर मोबाइल न्यायालय आयोजित करता है तो इसकी पूर्व सूचना ग्रामीणों को दी जाएगी, जिससे उन्हें यह जानकारी हो कि मोबाइल न्यायालय कब आयोजित की जा रही है और उसके मामले को लेकर के वहां पर वो उपस्थित होंगे। जो ग्रामीण स्तर पर जो मोबाइल न्यायालय की ये संकल्पना है, वह ग्रामीण आबादी को उनके दरवाजे तक न्याय सुलभ कराने के लिए एक संकल्पना है और इसी उद्देश्य से ये काम करता है। अगर हम
ग्राम न्यायालय और ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो ग्राम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, चाहे वो दीवानी क्षेत्राधिकार हो, चाहे वो आपराधिक क्षेत्राधिकार हो, दोनों को बहुत ही सुनिश्चित तरीके से इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है और ग्राम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के अधीन ही कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। अगर हम ग्राम न्यायालय के न्याय निर्णय की बात करें तो ग्राम न्यायालय का नेतृत्व एक न्यायाधिकारी करेगा जिसके पास प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की योग्यता होनी चाहिए। किसी अपराध का अपराधी व्यक्ति ग्राम न्यायालय में प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दायर कर सकता है तथा प्रत्येक मुकदमे में फैसला न्यायाधिकारी द्वारा मुकदमे की समाप्ति के तुरंत बाद या किसी भी समय के तहत अगले 15 दिन में लिया जाएगा। यहाँ पर यह एक बाध्यकारी आवश्यकता है न्यायाधिकारी के लिए कि वह 15 दिन में मुकदमे का निपटारा करेगा। प्रत्येक मुकदमे, दावे या विवाद में जो निर्णय सुनवाई के पश्चात तुरंत या बाद के 15 दिनों में आ जाएगा और ग्राम न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय खुली अदालत में और पक्षकारों के समक्ष दी जाएगी। तो खुली अदालत का तात्पर्य यहाँ पर है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में उसे वहाँ पर लागू किया जाएगा। और जहाँ तक विधिक प्रतिनिधित्व की बात है तो ग्राम न्यायालय पूर्व के ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत से भिन्न है क्योंकि ग्राम न्यायालय में विधिक प्रतिनिधित्व का एक प्रावधान दिया गया है। कोई भी पक्षकार, एक जो वकील होते हैं जो विधिक वृत्ति में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके माध्यम से अपने मामले को वहाँ पर रखवा सकते हैं, अर्थात विधिक प्रतिनिधित्व का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और अंत में इस व्याख्यान में हम देखते हैं कि हमने भारतीय विधिक व्यवस्था में जो स्वदेशी विधिक व्यवस्था की संकल्पना है उसको समझने का प्रयास किया और इसके पश्चात इस व्याख्यान में हमने ग्रामीण न्याय सुधार हेतु ग्राम पंचायत की जो संकल्पना आ रही है, इसके पश्चात न्याय पंचायत की जो संकल्पना आ रही है उसको जानने का प्रयास किया और कैसे यह परंपरागत रूप से एक स्वदेशी प्रणाली के रूप में कार्य करता है और आपसी सौहार्द को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस व्याख्यान में हमने ग्राम न्यायालय की अवधारणा को जाना जो कि एक सांविधिक अवधारणा है, 2008 के अधिनियम के माध्यम से भारत में स्थापित किया गया है और साथ ही साथ जो मोबाइल न्यायालय की संकल्पना है उस संकल्पना को हमने जानने का प्रयास किया और किस तरह से यह मोबाइल न्यायालय ग्रामीण स्तर पर पक्षकारों के दरवाजे तक जाकर के वहाँ तक न्याय को सुलभ कराता है। साथ ही किस तरह से ग्राम न्यायालय के दीवानी और आपराधिक क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया गया है, वो कौन से मामले हैं जहां पर ग्राम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है, उसको हमने देखा। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी आपराधिक मामले में अगर वो आपराधिक मामला कंपाउंडेबल नहीं है तो ऐसे मामले में उस पे ग्राम न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। ग्राम न्यायालय का क्षेत्राधिकार सामान्यतः उन अपराधों में होता है जिसमें अधिकतम 2 साल तक की सजा दी जाती है। इस व्याख्यान में हमने जो ग्राम न्यायालय की न्याय निर्णय की प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास किया और कैसे यह न्याय निर्णय एक अंतिम स्वरूप लेता है जिसके विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था नहीं है, उसको हमने जानने का प्रयास किया। और अंत में इस व्याख्यान में हमने यह समझने का प्रयास किया कि किस तरह से स्वदेशी संकल्पना में विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत एक विधिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान को समाहित किया जाता है और इसके माध्यम से ग्रामीणों को न्याय सुलभ कराया जाता है। धन्यवाद।